दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 30 अप्रैल और 1 मई का वीडियो नहीं आ पाया था किसी कारणवश। आज ही उन दिनों के जो करंट अफेयर्स हैं उनको सम्मिलित करेंगे 2 मई के वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट पायरासोल ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि किन दो देशों के किसके सहयोग से भारत में प्रोजेक्ट पायरासोल चल रहा है। तो ये किसके सहयोग से चल रहा है? जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो शहरी क्षेत्रों में जैविक जो आप कह सकते हैं अपदूषण है, उनको एनर्जी में, ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ये महत्वपूर्ण परियोजना चलाई जा रही है। तो इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर एंड पायरोलिसिस पायलट प्लांट लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है? ये लगाया गया है चेन्नई में। ये भी एक प्रश्न आ सकता है आपके प्रीलिम्स में। मेंस की दृष्टि भी महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में चेन्नई में एकीकृत सौर ड्रायर और पायरोलिसिस पायलट प्लांट की आधारशिला रखी गई। इंडो जर्मन परियोजना जो पायरासोल है उसका एक हिस्सा है। स्मार्ट शहरों के शहरी जैविक कचरे को बायोचार और ऊर्जा में बदलने के लिए योजना चलाई जा रही है। यह पायरासोल प्रोजेक्ट इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा CSIR CLRI को प्रदान किया गया था। भारतीय स्मार्ट शहरों के फैब्रिस ऑर्गेनिक वेस्ट और सीवेज स्लज के संयुक्त प्रसंस्करण की, जो कि जैविक जो अपदूषण है उनका जो प्रमुख हिस्सा होते हैं, उनके संयुक्त प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ ऊर्जा रिकवरी, कार्बन अनुक्रमीकरण और पर्यावरण सुधार से संबंधित अत्यधिक उपयोगी बायोचार और स्वच्छतापूर्ण व्यवस्था को ये बढ़ावा देगी। अब ये एक और महत्वपूर्ण खबर है। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा व्यापक जो प्रमाणीकरण, व्यापक क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना, इसके बारे में एक खबर है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहला जो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? जैविक प्रमाणीकरण। अर्थात यहाँ पे जैविक खेती, जैविक रूप से कृषि का कार्य हो रहा है, ऐसा प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला ऐसा वृहत क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना के तहत क्षेत्र बना है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप के 14,491 हेक्टेयर एरिया व्यापक क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना के तहत जैविक प्रमाणीकरण हासिल करने वाला पहला वृहद संस्पर्शी क्षेत्र लार्ज कॉन्टिगस टेरिटरी बन गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत इन संभावित क्षेत्रों का इस्तेमाल करने के लिए एक अनूठा त्वरित प्रमाणीकरण कार्यक्रम लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन शुरू किया गया है। इसके तहत क्षेत्र के प्रत्येक गांव को एक ग्रुप या क्लस्टर के रूप में माना जाता है और अपने निजी खेत और पशुधन रखने वाले सभी किसानों को मानक आवश्यकताएं जो कि इस विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करके खेती करनी होती है। वार्षिक सत्यापन के माध्यम से वार्षिक आधार पर प्रमाणन का नवीनीकरण भी किया जाता है, जैसे आपके सर्टिफिकेट का किया जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट आदि का। इसका लाभ क्या होगा? इस अवधि के दौरान किसानों को मानक जैविक कृषि मानकों को अपनाने और प्रमाणन प्रक्रिया के तहत अपने खेतों को रख रखाव करना उनका होता है। खेतों को 2-3 वर्षों के बाद ऐसा रखने के बाद जैविक रूप से प्रमाणित किया जा सकता है। अगली खबर है सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये आपकी जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रीलिम्स में कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने अपनी सप्लाई चेन को, जो कि कोविड-19 में इफेक्टेड हो गई थी, फिर से शुरू करने के लिए इनिशिएटिव शुरू किया है। आपूर्ति श्रृंखला बेहतर बनाने संबंधी पहल, सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव, हाल ही में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों द्वारा औपचारिक रूप से आयोजित त्रिपक्षीय मंत्री बैठक में आपूर्ति श्रृंखला बेहतर बनाने संबंधी पहल की औपचारिक शुरुआत की गई है। इस पहल के अंतर्गत जो संभावित नीतिगत उपाय अपनाए जाएंगे उनमें डिजिटल प्रौद्योगिकी के समर्थित उपयोग का समर्थन करके और व्यापार और निवेश के विविधीकरण पर जोर दे करके ये इनिशिएटिव को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। महत्व क्या होगा इसका? आपूर्ति श्रृंखला बेहतर बनाने संबंधी पहल का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को फिर से शुरू करने की संभावनाओं के बीच चीन पर निर्भरता में कमी करना है। इसका उद्देश्य आसियान जापान आर्थिक सुनम्य कार्य योजना, भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धी भागीदारी जैसी मौजूदा द्विपक्षीय फ्रेमवर्क का निर्माण करना,
और इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण बात बताएं, अगर हम चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो भारत जहां चीन के सामान सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश है, वहीं चाइना ऑस्ट्रेलिया के जो वस्तुएं हैं उनका सबसे ज़्यादा आयात करने वाले देश है। समझ रहे हैं इस बात को? भारत सबसे ज़्यादा चीन से आयात करता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा निर्यात करता है चाइना को, अर्थात चाइना ऑस्ट्रेलिया से सामान खरीदता है। भारत चाइना पे चाहे तो दबाव बना सकता है कि हमको आपका माल नहीं चाहिए, है ना, कभी भी प्रेशर बना सकता है, लेकिन प्रेशर बनाने की स्थिति में क्यों नहीं पहुंचता है? क्यों? क्योंकि भारत के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपने यहाँ इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, इतने गुणवत्तापूर्ण और सस्ते सामान है नहीं, बनते नहीं हैं, और इतनी मात्रा में नहीं बनते कि डिमांड जितनी है सप्लाई किया सके। तो चाइना पे ही पूरी, चूंकि बगल से ही सामान, साइड से ही हमारे पड़ोसी देश है वो, तो आता है। एक तो सस्ता आता है, लागत भी सस्ती लगती है, ठीक है, ट्रैफिक लागत भी सस्ती लगती है, तो हर तरह से चाइना पे एक प्रकार से हमारी निर्भरता बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया भी चूंकि चाहकर भी चाइना से बहुत ज़्यादा दुश्मनी मोल नहीं ले सकता है, क्योंकि चाइना पर ही ज़्यादातर उसकी निर्यात वस्तुएं निर्भर हैं। तो एक ऐसा मार्ग जरूर भविष्य में खोजेगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये क्वाड ग्रुप का पहला काम यही है कि एक तो भारत, जो कि एक बड़ा बाजार है, मैन्युफैक्चरिंग हब बने। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा माल आयात जो है वो इन देशों से, क्वाड कंट्रीज से करे, न कि चाइना से। तो इस मार्ग को अगर अपनाया गया और अगर ये सफल रहता है तो ही चाइना पर निर्भरता कम की जा सकती है और चाइना को उचित जो उसको प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए वो मिल सकती है। आर्टिकल 223 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान का अनुच्छेद 223, जो कि उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, कौन करता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। आइए, भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल को, किसको? श्री राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होने की स्थिति में, अथवा जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित या अन्य किसी कारणवश अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं, तब राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से इस प्रयोजन के लिए नियुक्त न्यायाधीश उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो इसके तहत 223 के तहत किसको? वरिष्ठतम न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आगे बात करेंगे पाइथन 5। पाइथन 5 की जब भी बात की जाए, ध्यान रखिएगा, ये इजराइल द्वारा निर्मित है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इंडिया को ये प्राप्त हुई है इजराइल से। डीआरडीओ ने हाल ही में इसका परीक्षण किया है, पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल। तो डीआरडीओ ने हाल ही में डर्बी और पाइथन मिसाइलों का गोवा में परीक्षण किया। डीआरडीओ ने घोषणा की कि पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। जो तेजस हमारे यहाँ हल्के लड़ाकू विमान हैं उनमें जोड़ा गया है। 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है। यह इजराइल के हथियार निर्माता राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, अर्थात ये दृश्य सीमा से बाहर की मिसाइल है, इसको आसानी से देखा नहीं जा सकता है। मिसाइल की गति 4 मैक है। पाइथन 5 डर्बी का एक उन्नत संस्करण है। जो डर्बी मिसाइल है उसका एक उन्नत संस्करण है। 1 मई की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे भैया। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर डे। इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे, कब से अमेरिका में वो घटना कौन सी हुई थी जिसमें मजदूरों पर गोली चला दी गई थी, वो आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद जो है सरकार पर काफ़ी दबाव पड़ा और अंततः काम के घंटे को 8 घंटे निर्धारित किया गया। पहले निर्धारित नहीं रहता, 12-14 घंटे, 16-16 घंटे काम करवाया जाता था, लेकिन काम के घंटे अंततः निर्धारित 8 घंटे कर दिए गए। ठीक है, इस आंदोलन की सफलता रही और उसी उपलक्ष्य में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई का दिन दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्गों को समर्पित होता है। ये दिन मजदूरों के सम्मान, उनकी एकता और उनके हक के समर्थन में मनाया जाता है। इस मौके पर मजदूर संगठनों से जुड़े लोग रैली व सभाओं का आयोजन करते हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज भी बुलंद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में एक आंदोलन से हुई थी। ध्यान रखिएगा, काम करने के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किए जाने को लेकर के, और जो शोषण था मजदूरों श्रमिकों के खिलाफ, उसके अगेंस्ट ये आंदोलन था। इस दौरान कुछ मजदूरों पर पुलिस ने गोली चला दी थी, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद सरकार पर काफ़ी दबाव पड़ा। 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह ऐलान किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी के साथ भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में काम के लिए 8 घंटे निर्धारित करने की नींव भी पड़ी। भारत में भी बाद में तमाम नेताओं और मुख्यतः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से काम के घंटे 8 घंटे निर्धारित किए गए। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 अप्रैल को ये पूछ भी सकता है, ठीक है, आयुष्मान भारत दिवस, क्योंकि आयुष्मान योजना जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना है, उसको अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। उसी उपलक्ष्य में 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। वे गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और उन्हें बीमा लाभ प्रदान करना। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो इस योजना को अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इसने 2022 तक 5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। ये लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। लाभार्थियों को सामाजिक आर्थिक जनगणना डेटाबेस से चुना जाएगा। लगभग 50 करोड़ अर्थात 10 करोड़ परिवार या 50 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख तक का बीमा कवर, स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यह दुनिया का इस तरह से सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कवर है। इसका लक्ष्य प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने 15 दिन पहले और 15 दिनों के बाद को कवर करती है। ध्यान रखिएगा एक बात कि ये प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य कवर है, एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है। तो जब स्टेटमेंट देगा तो प्रति व्यक्ति दिया रहेगा या प्रति परिवार दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्रति परिवार 5 लाख रुपए है, न कि प्रति व्यक्ति। इस योजना में ऐसे पैकेज हैं जिनमें केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की तुलना में 15% तक सस्ता घुटना रिप्लेसमेंट, बाईपास और अन्य उपचार शामिल हैं। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, ये 2021 का वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड कृति करंथ को मिला है और ये पहली महिला बन गई हैं भारत की जिनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्रदान किया गया है। कृति के कारंत इनका नाम है। पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला है जिनको ये मिला है। बंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक और कार्यकारी निदेशक भी हैं। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा। IA 2030 इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 ये है क्या? IA 2030, IA 2030 ये है क्या? तो IA का 2030 का अर्थ है इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन गैवी और यूनिसेफ द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन गैवी और यूनिसेफ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के दौरान लॉन्च किया गया था। इसे ए ग्लोबल स्ट्रेटजी टू लीव नो वन बिहाइंड शीर्षक दिया गया है। इसका शीर्षक क्या है? अ ग्लोबल स्ट्रेटजी टू लीव नो वन बिहाइंड। बस इतना याद रखिए इसका फुल फॉर्म और किसने इसको लॉन्च किया है। WHO ने, गावी ने और यूनिसेफ ने मिलकर के। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका लक्ष्य टीकों के जीवन काल को अधिकतम करना है। शिशुओं, बच्चों और किशोरों को आवश्यक वैक्सीन की 90% कवरेज प्रदान करना है। ये महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2030 तक टीकों से छूटने वाले बच्चों की संख्या को आधा करना है। इस पृष्ठभूमि की बात करें तो अगस्त 2020 में 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि WHO की होती है, उसमें IA 2030 एजेंडा का प्रस्ताव पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको
इन सब फैक्ट्स को आप मुख्य परीक्षा में भी स्वास्थ्य संबंधी जो लेख होते हैं उसमें देख सकते हैं। दादू दान गढ़वी साहित्य के क्षेत्र में 2021 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस राज्य से थे? तो ये गुजरात से थे। साहित्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। जो गुजरात कवि दादू दान गढ़वी का हाल ही में निधन हो गया। साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। हाल ही में भारत किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हुआ? तो रसिया के साथ। आपको पता है कि इसके पहले भारत पहले अमेरिका के साथ, फिर जापान के साथ और अब रसिया के साथ ये सम्मेलन होगा। भारत और रूस ने हाल ही में द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। 2+2 वार्ता का मतलब क्या होता है कि जब दो मंत्रालय, दो देशों के दो दो मंत्रालय एक साथ चर्चा में भाग लें तो उसको क्या कहेंगे? 2+2 वार्ता कहेंगे। इसमें मुख्यतः विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्री एक साथ भाग लेते हैं। तो पहली बैठक ऐसी अमेरिका के साथ था। अमेरिका के साथ 2+2 वार्ताएं हो चुकी हैं। जापान के साथ एक हो चुकी है। अब रसिया तीसरा देश ऐसा बनेगा। रूसी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच टेलीफोन पर वार्ता हुई जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। कृषि अवसंरचना फंड के लिए कृषि ऋण लेने में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके प्रीलिम्स के लिए। प्राथमिक कृषि साख समितियां। तो कृषि अवसंरचना फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 8,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। आवेदन का सबसे बड़ा हिस्सा प्राथमिक कृषि साख समितियों, कृषि उद्यमियों और व्यक्तिगत किसानों का है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये हिस्सा ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रतिवर्ष 3% की ब्याज सबवेंशन दर और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ऋण की गारंटी होगी। ये क्या है? कृषि अवसंरचना फंड, जिसकी की घोषणा पिछले वर्ष जो लॉकडाउन थे उसके उस समय स्थिति से उबारने के लिए भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अब देखेंगे 2 मई की खबरों को, महत्वपूर्ण खबरों को। नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम। नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम ये क्या है दोस्तों? नेट जीरो उत्पादक मंच। तो कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, ध्यान रखिएगा, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, कनाडा और नॉर्वे द्वारा सम्मिलित रूप से एक सहकारी मंच, कोऑपरेटिव फोरम का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या है? नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम। नेट जीरो उत्सर्जन हेतु व्यावहारिक रणनीतियों के विकास के लिए जो कार्य है, क्या है इनका? मेथेन के न्यूनीकरण, सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन कैप्चर, भंडारण के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास, हाइड्रोकार्बन राजस्व पर निर्भरता में परिवर्तन, ये सभी इस मंच के कार्य होंगे। कौन कौन शामिल है? ध्यान रखिएगा, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, कनाडा और नॉर्वे। ये रट लीजिए पूरी तरीके से। नेट जीरो पूछ सकता है भारत है कि नहीं? तो भारत बिल्कुल नहीं है इसका सदस्य। नेट जीरो कार्बन तटस्थता का मतलब क्या है? तो नेट जीरो का मतलब यह नहीं है कि कोई देश अपने सकल उत्सर्जन को शून्य तक ले जाएगा, बल्कि नेट जीरो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन को वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण तथा निराकरण के द्वारा क्षतिपूरित किया जाता है। अर्थात जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो उसका प्रभाव है, उसको शून्य किया जाता है, न कि उत्सर्जन को शून्य किया जाता है। उत्सर्जन के अवशोषण में वृद्धि करने के लिए अधिक संख्या में कार्बन सिंक जैसे कि जंगल तैयार किए जा सकते हैं, जबकि वायुमंडल से गैसों का निराकरण करने अथवा निष्कासित करने के लिए कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होती है। तो कार्बन सिंक, ढेर सारे जंगल होंगे तो कार्बन की जो ज़्यादा उपस्थिति है उसको चूंकि जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस तरह से नेट जीरो को प्राप्त किया जा सकता है। क्लैप स्वच्छता अभियान, क्लैप अर्थात क्लीन आंध्र प्रदेश जगन्ना स्वच्छ संकल्पम, ये योजना का फुल फॉर्म है। पूछ सकता है क्लैप स्वच्छता अभियान कहाँ, किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, इसको एपी को आप आंध्र प्रदेश समझ लीजिए, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्लीन आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पन कार्यक्रम शुरू किया है। गांवों को साफ रखने के लिए 100 दिनों का स्वच्छता अभियान 1 मई से शुरू होगा। बेहतर सीवेज जल उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का लक्ष्य इसमें रखा गया है। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान, ये एक भारतीय महिला को मिला है। इनका नाम है
श्यामला गणेश। तो बेंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश, इनको जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान दिया गया है। श्यामला सेप्टुजेनेरियन संस्थान में एक जापानी शिक्षक हैं और आरटी नगर बेंगलुरु में इकाना के ओहरा स्कूल में भी ये कार्यरत हैं। तिहाने मॉड्यूल काफ़ी चर्चा में रहा, चाइना का एक मॉड्यूल है तिहाने। तो यह चीन द्वारा बनाए जाने वाले अपने निजी अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल है। जो चीन अपना निजी अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा उसका पहला मॉड्यूल क्या नाम है? तिहाने। यह कोर मॉड्यूल वर्तमान में चीन द्वारा विकसित सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है, जिसे लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया है। यह 2 वर्षों में अपने निजी अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने की दिशा में चीन के प्रयासों का पहला चरण है। तियाने मॉड्यूल तियांगोंग स्पेस स्टेशन के प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। आपको पता होना चाहिए भारत भी अपने अंतरिक्ष स्टेशन के स्थापना के लिए कार्य में लगा हुआ है, इसरो हमारा। इसी तरह रसिया ने भी हाल ही में घोषणा की है कि वो भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन लगभग तैयारी में लगा हुआ है और कभी भी लॉन्च कर सकता है। रसिया इसी तरह छुपा रुस्तम की तरह कार्य करता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि तमाम जो शक्तिशाली देश हैं अपना अपना अंतरिक्ष स्टेशन भविष्य में बनाएंगे, जैसे भारत भी उसमें शामिल रहेगा। अंतरिक्ष अगर क्षेत्र में, अंतरिक्ष की दुनिया में देखा जाए, अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में देखा जाए तो भारत भी एक महाशक्ति है। ब्रिटेन स्वचालक वाहनों के उपयोग हेतु नियम निर्धारण करने वाला पहला देश बना है। कौन? ब्रिटेन स्वचालित वाहनों के उपयोग के लिए नियम निर्धारण करने वाला पहला देश बना है। तो ब्रिटेन मोटर मार्गों पर धीमी गति से स्वचालक वाहनों का उपयोग करने संबंधी नियम निर्धारण करने वाला पहला देश बन गया है। सरकार द्वारा एक ऑटोमेटिक लेन कीपिंग सिस्टम शुरू किया गया है, जिसमें कारों को एक लेन में रखने के लिए सेंसर और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, जिससे स्वचालित कारें ड्राइवर के निर्देशों के बगैर गति तेज कर सकती हैं तथा ब्रेक लगा सकती हैं। उन्हें चालक इनपुट के बिना तेजी और ब्रेक लगाने की अनुमति मिलती है। ALKS का उपयोग मोटर मार्गों तक ही सीमित होगा और इसकी अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जानना आप लोगों के लिए। नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? डिफेंडर यूरोप 2021 किसने शुरू किया है? नाटो ने। कहाँ पे? अल्बानिया में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने अल्बानिया में डिफेंडर यूरोप 2021 नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में इस तरह का पहला बड़ा अभ्यास है। इस अभ्यास में अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैनिक भाग लेंगे। डिफेंडर यूरोप एक वार्षिक बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हो स्टडी चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हों उनको भी आप ज़रूर हमसे साझा करें। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए हैं ग्रुप्स के, वहाँ भी आप जुड़ करके PDF और अन्य जो हमारे तरफ से सुविधाएं आपको दी जाती हैं लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।